जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा कमजोर वर्ग के अंतर्गत टॉपिक है वो है बच्चे। तो देखते हैं हम इस बच्चे वाले टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला हमारा जो रहेगा वो होगा अर्थ एवं स्वरूप। उसके बाद है बच्चों से संबंधित समस्याएं। फिर बच्चों के रक्षा उपाय हेतु संवैधानिक वैधानिक नीतिगत एवं योजनागत प्रयास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे। तो देखिए, बच्चे का अर्थ अर्थ को लेकर के ना बहुत सारे अधिनियम अपने अपने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बच्चों की उम्र को डिसाइड करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर यूनाइटेड नेशन के अनुसार पढ़े तो यूनाइटेड नेशन कहता है कि कोई भी जो 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है उसे बच्चा कहेंगे। ओके। अब बाल श्रम अधिनियम 2016 ये क्या कहता है? बाल श्रम अधिनियम मतलब पहला यूएन के अनुसार, दूसरा हम देख रहे हैं बाल श्रम अधिनियम 2016 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्ति बच्चे। अब बाल श्रम इसलिए बोल रहा है क्योंकि 14 वर्ष से ऊपर, अगर 14 वर्ष के नीचे वाले बच्चों को तो आपको खतरनाक काम करवाना ही नहीं। जैसे कि संविधान में भी उल्लेख है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई भी खतरनाक कारखानों आदि में काम नहीं करवाना है। लेकिन अगर वो 14 वर्ष से अधिक हो गए तो वो छोटे मोटे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बाल श्रम बोलता है। बाल श्रम कब माना जाएगा? जब 14 साल से नीचे का बच्चा, 14 वर्ष की उम्र का बच्चा अगर काम करेगा कहीं भी तो वो बाल श्रम के अकॉर्डिंग आएगा। इसलिए इसने 14 वर्ष को कैटेगरी माना है, 14 वर्ष किया। फिर एक पॉस्को अधिनियम। अब देखिए, पॉस्को अधिनियम जो है ये मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल चाइल्ड ऑफेंस है। ये अधिनियम 2012 ये कहता है कि 18 वर्ष से जितने भी कम आयु के बच्चे हैं, 18 वर्ष से कम है, वो पॉस्को अधिनियम। अब पॉस्को अधिनियम इसलिए क्योंकि ये बच्चों के तहत होने वाले अपराध है कि बच्चों के ऊपर कौन कौन से अपराध किए जाते हैं, तो इसलिए हमने इसकी जो आयु है वो तो 18 वर्ष माना है। उसके बाद है नेशनल पॉलिसी फॉर चाइल्ड। तो ये जो बच्चों बच्चों की नीति है, ये नीति 2013 की बाल बाल अधिकार नीति। तो ये जो है ये इसमें भी 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा माना गया है। ठीक है, अगर हम सामान्य परिभाषा बोले तो सबको देखते हुए हमने ये अंत में कंक्लूड किया कि 18 वर्ष से कोई भी व्यक्ति उसे बच्चा कहा जाता है। तो ये आपका अर्थ एवं स्वरूप हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भाई बच्चों से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो आपको भी पता है कि सबसे पहले स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित। अब जैसे देश में पूरे देश में लगभग 20% गरीब जनता है। ठीक है, जन से मतलब गरीबी दर आपकी 20%। अब भाई उनके पोषण की, बच्चों को उचित संतुलित आहार नहीं मिल पाता। फिर स्वास्थ्य संबंधित आपको मालूम है कि ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो कुपोषण के कारण बच्चों में हो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं उनसे स्वास्थ्य संबंधित। तो ये पहली एक जुड़ी। अब अगर इसके अंतर्गत देखें तो ये बोलता है कि भारत में 5 वर्ष से कम आयु की उम्र के 50% से अधिक बच्चों का वजन कम है। जैसे वजन कम, मतलब लंबाई कम रहना। ठीक है, तो बता रहा है कि 5 वर्ष से कम जो बच्चे हैं उनमें 50 आधे बच्चे हैं जिनके अंदर वजन का। अब वजन कम होना भी तो भाई कुपोषण की निशानी है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। और एवं 79% बच्चे रक्त की कमी। अब सही बात है, एनीमिया, अब तो नया एक तो सिकल सेल एनीमिया जैसी समस्या आ गई है। तो ये हो गया एक डेटा। दूसरा अगर देखें कि प्रति वर्ष 20 लाख से अधिक बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष से कम आयु, मतलब एक तरह से ये बाल मृत्यु दर को बता रहा है। तो 20 लाख बच्चे मर जाते 5 वर्ष से कम आयु के, जिसमें 40% तो कुपोषण कुपोषण मतलब उनको भूखमरी से मर जाते भैया, उनको खाना नहीं मिल पाता, पूरा आहार नहीं मिल पाता जिसकी कमी से मरा। उसके बाद है शिशु मृत्यु दर कितना है देश, बताइए देश का शिशु मृत्यु दर 44 प्रति 1000, मतलब 1000 बच्चे हैं उनका शिशु मृत्यु दर 44, 1000 में 44 बच्चे मर जाते हैं। और गांवों में तो ये 80 है, गांवों में ज्यादा है। मतलब आप समझिए गांवों में कुपोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ज्यादा है शहरों की अपेक्षा। उसके बाद है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो मतलब कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी 2023 बोलता है कि भारत का 125 देशों में 111वां स्थान है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत की क्या हाल है। और हम लगभग अभी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगी सालों में। तो मतलब आप ये समझ रहे हैं कि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, और भुखमरी में हम 125 देशों में 111वें नंबर पे, मतलब हमारे पड़ोसी देश भी अच्छी स्थिति में है। तो ये आपके बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी समस्याएं। अब देखिए अगली हम देखते हैं और कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो अगला है निरक्षरता की समस्या। वही बच्चे हैं, अब गरीबी के कारण वो काम करने लगते, कम उम्र में स्कूल नहीं जा पाते, ड्रॉप रेट ज़्यादा है, तो निरक्षरता की समस्या है। फिर बाल श्रम, भाई छोटे बच्चों को, जो जितने भी व्यापारी वर्ग है वो छोटी मोटी दुकानों में लगा लेते हैं, इनको पैसा ज़्यादा नहीं, तो सोचते हैं कि कम पैसे में बच्चे मिल जाएंगे। तो ये बाल अपराध की समस्या। भाई बाल अपराध तो ऐसे समझिए कि जो बेचारे गरीब घर के बच्चे हैं या अनाथ बच्चे हैं उनको बड़े बड़े जो अपराधी होते हैं वो पकड़ लेते हैं और अपने अनुसार अपने
अपराध करवाते हैं या फिर उनका हाथ पैर तोड़ देते हैं और चौराहों गलियों में भीख मंगवाते हैं। तो ये जैसी समस्या। फिर बच्चों में यौन शोषण की समस्या, अब ये तो आप जान ही रहे हैं कि उनका ज़्यादातर किडनैप कर लेते हैं और यौन कर्मी के रूप में उनको काम करवाते हैं। इसमें ज़्यादातर तो जो बच्चियां हैं वो ज़्यादा संलिप्त हैं। उसमें उसके बाद है बच्चों की तस्करी एवं अंग तस्करी। सही बात है। अब क्या होता है, जैसे कि आपको मालूम है कि किडनी हो गया, लीवर हो गया, जो भी जितने शारीरिक अंग है उनका बाजार में बहुत ज़्यादा मांग और रेट होता है। तो इन्हीं जब ज़रूरत होती है तो बड़े बड़े जो डॉक्टर वगैरह होते हैं तो वो इसका स्मगलिंग करते, मानव अंग का स्मगलिंग कर लेते हैं। तो ये जैसे सबसे बाल भिक्षावृत्ति मैं आपको बता ही दिया हूँ कि बच्चे भीख मंगवाते हैं। बाल विवाह की समस्या, अब जैसे गरीब है, माँ बाप गरीब है, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, तो लड़कियों की बाल विवाह, तो ज़्यादा लड़कियों तो लड़कियों की सोचते हैं कि कम उम्र में विवाह कर देंगे, दहेज नहीं देना पड़ेगा। तो ये वाली समस्या। उसके बाद है कन्या भ्रूण हत्या। मतलब लड़की को बाल भ्रूण हत्या, तो ज़्यादातर तो ये कन्या जो बच्चियां होती हैं उनको तो भ्रूण गर्भ में ही मार दिया जाता है। और अगर बाद में हो गई तो फिर वो बाद में उनकी शिशु हत्या कर दी जाती है। उसके बाद अपंगता की समस्या, अपंग रह जाते हैं कई बच्चे हैं, जब जन्म के समय उनमें कई आनुवांशिक विकार हो जाते हैं तो उनकी समस्या। फिर व्यवहार एवं हिंसा की समस्या, उनको मतलब उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है अपने साथियों के साथ या समाज के द्वारा, तो ये भी हो गया। उसके बाद है मादक पदार्थों का सेवन। अब मादक पदार्थों का सेवन, आपको मालूम है कि जो बच्चे होते हैं तो मतलब जो- अगर उनको सही गाइडेंस नहीं मिला, सही परवरिश नहीं मिली, तो कम उम्र में ही वो गुटखा और मतलब शराब वगैरह का सेवन करने लगते हैं। या फिर कई लोग होते हैं जो उनसे काम करवाने के लिए, अपना गलत काम करवाने के लिए उनको ये मादक जैसी चीज़ों का लत लग जाती है। या फिर कई बड़े घर के लड़के होते हैं, बहुत बड़े घर के, वो फिर ड्रग्स वगैरह तक का सेवन करने लगते हैं। उसके बाद है सशस्त्र संघर्ष, हाँ ये और नक्सलवाद के बीच फंसे। अब जैसे क्या होता है ना कि जो नक्सली क्षेत्र है जहाँ पे ये उग्रवादी रहते हैं, वो क्या होता है कि सरकार तो भाई उनके खिलाफ कड़ा एक्शन ले लेती है। तो वो अपना विरोध प्रदर्शन में ज़्यादातर बच्चों को ले जाते हैं, ताकि बच्चे हैं तो सरकार थोड़ा सा उसका रुख नरम रहेगी, उनको मारपीट जैसी समस्या घटना देखने को नहीं मिलती। तो ये सारी और समस्याएं थी जो कि बच्चों को लेकर के बनी हुई है। चलिए अब अगला अगर हम देखें तो अगला पॉइंट है हमारा। अब देखिए, अब हम प्रयास देखें तो देखिए जितने भी रक्षोपाय के आपके रक्षोपाय के प्रयास किए गए तो वो कई स्तर के, जैसे कि पहला हम पढ़ लेंगे संस्थागत प्रयास, संस्थागत प्रयास। फिर हम पढ़ लेंगे संवैधानिक प्रयास की कौन कौन से संवैधानिक, कौन संविधान में लेगा। फिर पढ़ लेंगे वैधानिक प्रयास कि कौन कौन से कानून का निर्माण बाद में बना है। फिर हम पढ़ लेंगे नीतिगत, कौन कौन सी नीतियाँ बच्चों के लिए संबंधित है, और फिर कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि बच्चों से रिलेटेड हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं पहला आपका संस्थागत प्रयास। तो देखिए संस्था का मतलब होता है कि कौन कौन से गठन का निर्माण, कौन सा तंत्र है जो कि बच्चों के लिए काम कर रहा है। तो देखिए इसमें अगर देखें तो पहला आ जाता है आपका सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड 1953। ये बहुत पुराना है। ये था कि बच्चों के वेलफेयर कल्याण के लिए बोर्ड का गठन किया गया। उसके बाद है फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड। ये बच्चों के स्वास्थ्य मतलब कि आहार के लिए, कुपोषण, माल न्यूट्रिएंट्स से बचाने के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया था पहले 1964 में, फिर बाद में इसको रिन्यू कर दिया गया 1993 में। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एवं चाइल्ड अफेयर, चाइल्ड डेवलपमेंट। ये 2000, देखिए 2006 में क्या हुआ कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का गठन किया गया। ठीक है। इसके पहले मतलब केंद्रीय स्तर पे कोई मतलब कि बाल के लिए कोई प्रभावी मतलब संगठन का गठन नहीं था, यही दोनों पहले काम करते थे। ठीक है। तो जब मिनिस्ट्री किया गया तो फिर महिला और बाल को बच्चों को एक साथ कर दिया गया, क्योंकि अमूमन देखा गया कि जो बच्चों के पालन पोषण या उनके विकास संबंधी जिम्मेदारी उनकी माताओं की होती हैं। तो ये फिर मिनिस्ट्री का गठन किया गया 2000। फिर उसके बाद क्या कि बाल संरक्षण अधिनियम 2005 बना। उसी के तहत ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, कि बच्चों के अधिकारों को संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग का गठन किया गया 2007 में। ठीक है। फिर उसके बाद है सेंट्रल एडॉप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी। ये 2015 में गठित की गई। ये एक्चुअली क्या था कि इसको हम लोग सी ए कारा बोलते हैं, CA अरे कारा। ये 2015 में गठित इसलिए की गई क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे जो निसंतान दंपत्ति होते हैं जिनके बच्चे नहीं हो पाते, वो अडॉप्ट कर लेते हैं, गोद ले लेते बच्चों। लेकिन बाद में ये देखा गया कि पहले गोद ले लेते, फिर बाद में 2-3 साल बाद और फिर उनके साथ हिंसा या यौन उत्पीड़न जैसी, या बच्चियों को गोद ले लेते हैं तो उनको यौन कर्मी के रूप में काम करवाना। तो ये सब समस्याओं से बचने के लिए ये 2015 में ये अथॉरिटी प्राधिकरण बनाया गया था। इसमें क्या था कि ये जितने भी लोग दत्तक या गोद लेते हैं उनके सिद्धांतों को बताया गया कि क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे। तो एक तरह से ये जो अडॉप्टेशन है, मतलब जो गोद लेने वाले बच्चे हैं उनसे जुड़ा संस्था रही है। चलिए अब हम ये तो आपके थे संस्थागत प्रयास। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि संविधान में
क्या क्या उल्लेख है इसके बारे में बच्चों के लिए। तो देखिए, बच्चों को लेकर के संविधान में पर्याप्त मात्रा में उल्लेख है, क्लियर कट संविधान बोलता है। सबसे पहले अगर जिक्र देखें तो आपका आर्टिकल 21A ये क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है। मतलब 6 से 14 वर्ष का कोई व्यक्ति है, 6 मतलब पहली क्लास से, और 14 वर्ष मतलब कि 8वीं क्लास तक, तो अगर 6 से 14 वर्ष तक का कोई बच्चा है तो उसको सरकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगी। इस सरकारी स्कूल का प्रावधान किया गया है। फिर बाद में इसके लिए तो 2009 में आपका अधिनियम भी बना दिया गया, मतलब ये आपका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम। तो ये है, तो इसका प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। उसके बाद है अनुच्छेद 23 क्या बोलता है कि बच्चों का अवैध व्यापार और बाल श्रम, मतलब बच्चों का अवैध व्यापार और बाल श्रम पर निषेध। आपको मालूम है कि बच्चों की खरीद फरोख्त बहुत हो जाती है, मतलब कि जो गरीब देश होते हैं या गरीब माँ बाप होते हैं वो बच्चों को बेच देते हैं पैसों के लिए। हमारा बड़ा घिनौना करता है, पर हो क्या करें, ये रही है प्रथा हमारे। तो ये बच्चों का जो अवैध व्यापार होता रहा है, जैसे आपको मालूम है जो बड़े बड़े देश हैं, अंग्रेज है, तो अंग्रेजों ने बहुत सारे बच्चों को गुलाम बना करके दूसरे जगह वहाँ खेती करवाते थे या बंधुआ मजदूरी टाइप की करवाते थे। फिर बाल श्रम, और जो गरीब बच्चे रहते, गरीब माँ बाप रहते हैं, तो वो फिर बच्चों से काम करवाने लिए बाल श्रम कर, कहीं चाय की दुकान में आप अक्सर देखेंगे कि किसी भी चाय की दुकान में चाय बांटने वाला छोटू ही होता है, छोटू। या खाना की दुकान में मेस में काम करने वाला छोटू होगा, बड़ा नहीं होता है। तो ये इस तरह के बाल श्रम को रोकने के लिए आर्टिकल 23 में उल्लेख। उसके बाद है अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम युक्त, मतलब कि भैया आपका जोखिम, मतलब जैसे कारखाने में, अब भैया आपने कोल की माइंस में घुसेड़ दिए उसको, अब वो बच्चा क्या जाने ऑक्सीजन की कमी हो मर जाएगा। कारखानों में आपने आग की भट्टी के सामने लगा रखा उसको। तो इस तरह के 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं करना, ये सख्त निर्देश देता है ये आपका, ठीक है। फिर अगर देखा अनुच्छेद का 39 जो कि डीपीएसपी से लेके क्या बोलता है कि बच्चों को सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग करने से रोको। मतलब ये है कि बच्चों के शोषण की, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनका शोषण वगैरह को मतलब प्रतिबंधित करना। उसके बाद 39 देखे तो ये क्या है, बच्चों के स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर प्रदान करता है। कि मतलब ये है कि बच्चों को, माँ बाप की ये जिम्मेदारी और सरकार को निर्देश दिया गया है कि बच्चों की, जैसे आपने आंगनबाड़ी देखा होगा, गाँवों में आंगनबाड़ी रहती है जिसमें छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो उनका एज ए समझिए प्ले स्कूल टाइप का, तो मतलब उनको सिखाया भी जाता है, उनको स्वास्थ्य से जुड़ी और शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये जो इसके अंदर, फिर उसके बाद है अनुच्छेद 45 ये क्या कहता है कि 6 वर्ष से याद, एक चीज आप याद रखिए, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 21 को लेकर कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। दोनों में एक ही चीज है, इसमें भी क्या है, प्रारंभिक बालावस्था का देखें, मतलब ये भी शिक्षा का प्रावधान करता है और ये भी शिक्षा का प्रावधान करता है। बस अंतर ये है कि जो आर्टिकल 21 है वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के लिए है, और जो आर्टिकल 45 है ये 6 से कम वर्ष के लिए है। तो बिल्कुल मतलब बहुत बारीक अंतर है, मेन उम्र का ही अंतर है। आर्टिकल 21 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों का प्रारंभिक शिक्षा, और आर्टिकल 45 ये आपके 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का निर्देश। उसके बाद अगर अनुच्छेद 51D की बात करें तो ये आपके बच्चों के उचित शिक्षा देने का मौलिक कर्तव्य बताया गया है, ठीक है। तो ये थे आपके बच्चों के संवैधानिक संबंधी प्रावधान। उसके बाद अगर आगे आगे देखें तो फिर हम कुछ वैधानिक प्रयास देख लेते हैं कि बाद में केंद्र मतलब संसद या राज्य विधानमंडल ने कौन कौन से कानून बनाए हैं बच्चों के लिए, ठीक है। तो देखिए, पहला है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। ये मतलब बच्चों के लिए अगर सबसे, जिसको कहते हैं प्रेफरेंशियल कानून है, सबसे डेडिकेटेड है, तो ये है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, मतलब कि बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005। और इसी के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट बना हुआ, तो ये इसी के तहत, तो ये अधिनियम, और मैं आपको इसको डिटेल पढ़ूंगा भी, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, मतलब बाल विवाह संरक्षण अधिनियम, ये 2006 में बना, बच्चों मतलब बाल विवाह को रोकने के लिए। उसके बाद फिर राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना। उसके बाद है आपका प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये आपका एक्ट, इसको पॉस्को कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉस्को अधिनियम 2012 में बना, और ये मैं आपको इसको भी डिटेल बना, और ये इस पॉस्को अधिनियम में बाद में जब 2012 में बना, उसके अधिनियम बनने के बाद ही निर्भया कांड हो गया, ठीक है। और आपको मालूम है निर्भया कांड में 4 आरोपी थे, जिसमें से एक आरोपी 18 वर्ष से कम आयु का। और जो ये वाला जो 2012 में जो पॉस्को कानून बना था, ये कहता था कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बहुत बहुत बड़ी सजा नहीं देनी है। लेकिन जिस तरह का जघन्य अपराध नाबालिग द्वारा किया गया था निर्भया कांड में, उसके बाद फिर मांग उठने लगी कि नहीं, 2012 के पॉस्को अधिनियम में परिवर्तन संशोधन की जरूरत है। फिर उसके बाद हमने 2020 में ही
हमने ये प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस अमेंडमेंट एक्ट लाया, तो मैं इसको भी आपको डिटेल पढ़ाऊंगा और ये वाली भी आपको डिटेल बताऊंगा, ठीक है। फिर है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, मतलब कि किशोर न्याय अधिनियम, ये आपका 2015 में आई। ये मतलब कि किशोर अवस्था के लिए है, जो कि मतलब कि कम उम्र के बच्चे हैं जो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं, चाहे किसी गरीबी के कारण या किसी बहकामे में आकर के, तो उनके पुनर्वास उनको मतलब कि सही दिशा देने के लिए ये अधिनियम है। फिर इसमें भी आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एक्ट 2021 में इसमें भी अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016। आपको मालूम है बाल बाल जो श्रम है, बाल श्रम, देखिए बाल श्रम एक कहना चाहिए कि बड़ी बहुत रूटीन, मतलब आप समाज में बाल श्रम तो कहने को कानून बना है, लेकिन इसका कोई क्रियान्वयन आपको देखने को उचित नहीं मिलता। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप कहीं भी देखेंगे ना बच्चे काम में लगे हुए हैं। तो ये आपका बाल श्रम के अधिनियम। फिर बाद में, जब शुरू में तो बहुत सारे बाल श्रम के कानून बने थे, लेकिन बाद में फिर इसको 2016 में नेहरू में फिर फिर ट्रैफिकिंग इन पर्सन प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल, ये 2021 अभी अधिनियम नहीं बन पाया। ये ट्रैफिकिंग मतलब कि बच्चों के दुर्व्यापार संबंधित प्रिवेंशन, उसको बच्चों का संरक्षण और उसको पुनर्वास संबंधित बिल ये प्रस्तुत किया। तो ये इतने थे आपके वैधानिक प्रयास जो कि संसद द्वारा बनाई। इसमें से मैं आपको ये वाला डिटेल पढ़ाऊंगा। उसके बाद ये पॉस्को अधिनियम, पॉस्को का एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 बता दूंगा, जुवेनाइल जस्टिस 2011, ये थोड़ा सा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। देखिए ये आपको मैंने आपको बताया कि इसी में ये आपका जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, बाल संरक्षण अधिनियम है 2005, उसी के तहत 2007 में 5 मार्च 2007 में इस उसी में मतलब कि बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005 में प्रावधान किया गया था कि सरकार राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन करेगी। तो 2 साल बाद, 5 का अधिनियम है और 2 साल बाद फिर सरकार ने 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन किया था, ठीक है। अगर इसका उद्देश्य देखें तो यह सुनिश्चित करना है कि जो बच्चों के लिए कानून या नीतियां बनाई गई, जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो, और जो प्रशासनिक तथा संविधान में उल्लेख है वो बच्चों क्रियान्वित हो रहा है कि नहीं। उसके अलावा तथा यूएन उसके बाद है यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड और 1989, ये यूएन का कन्वेंशन है। ये उसके जो कानून देश में बनाए जा रहे हैं, कार्यक्रम योजना बनाए जा रहे हैं, वो यूएन कन्वेंशन ऑन द चाइल्ड राइट 1989 के अनुरूप है, उसके संगत है या नहीं। एक तरह से बच्चों से जुड़े सारे अधिकारों के लिए इस आयोग का गठन किया गया था, मोटे शब्दों में, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। ये आपका पहला वैधानिक प्रयास होगा। अब इसके कार्य की बात करें तो कार्य तो सीधे सीधे हैं। अब आपको नॉर्मल कि सुरक्षा उपायों का परीक्षण करना और पुनर्परीक्षण तथा उनके प्रभावी कार्यक्रम की सिफारिश करना कि भैया जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा हो सके। और फिर उसके बाद अगर कुछ कमी लग रही है तो प्रभावी कार्यक्रम बनाने के लिए सिफारिश कर दें। केंद्र सरकार को रिपोर्ट देना, ये आपका ये काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीधे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कौन सा काम निम्न में से कौन से काम नहीं है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, मतलब कि जो आपका राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है वो हर वर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है, ठीक है। उसके बाद है बाल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत की जांच करना कि भाई बाल अधिकारों का कहीं उल्लंघन और उनके साथ कोई अपराध हो रहा है, उसके लिए कोई शिकायत दी गई तो उसकी जांच करें। ऐसे मामले और कार्यवाही के निर्देश भी दे सकता है। ऐसे कारकों का परीक्षण करना जो बच्चों के अधिकारों की उपभोग को बाधित करे और उपचार उपाय की सिफारिश करना, मतलब कि जैसे कि मतलब समय समय में ये देखते रहना कि बच्चों के जो बाल अधिकार है वो उनको दिए जा रहे हैं कि नहीं, या किसी भी कानून या समाज में किसी भी तथ्य द्वारा उनके अधिकारों को उनसे वंचित तो नहीं किया जा रहा, और अगर ऐसा है तो उनके लिए उपाय भी की सिफारिश करना है। फिर विशेष देखभाल की जरूरत वाले बच्चों से जुड़ी मामले को देखना और उपचारात्मक उपाय करना कि जैसे विशेष देखभाल वाले बच्चे की, जैसे कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है या शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, जो मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए आपके बाल आश्रम की व्यवस्था करना, ये सरकार द्वारा कोई स्पेशल योजना चलाना कहीं विशेष क्षेत्र में, तो इन सब से जुड़ी चीज़ों का उपाय या कार्य करना, ये भी प्रमुख कार्य है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संधि, जैसे आपको मैंने बताया यूएन वाला, यूएन कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट 1989, ठीक है ना, ये हो गए। फिर अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपायों को बाल अधिकारों पर मौजूदा नीति कार्यक्रम और के अध्ययन और सिफारिश करना कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसी के अनुरूप ही देश के कानून बन रहे हैं कि नहीं, तो इसकी सिफारिश। उसके बाद है बाल अधिकारों के क्षेत्र में शोध, बाल अधिकारों साक्षरता, मतलब शोध, बाल अधिकार साक्षरता को फैलाना और बाल अधिकारों के बारे में लोगों को अधिक जागरूक करना, मतलब बच्चों को बताना उनके अधिकारों के बारे में,
बारे में उनके साथ कोई मतलब कि शोषण ना हो पाए, सब बताना कि आप कोई दिक्कत हो कहीं भी हो, पारिवारिक समस्या हो, कोई स्कूल गली में समस्या, पुलिस को जाकर कार्रवाई करे। तो ये सारी चीज़ें मतलब उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना। उसके बाद है बाल सुधार गृह की। अब देखिए क्या है ना, आपको मालूम है कि गलती जैसे बच्चों से कब कब पैसे देकर के अपराध करवा लिए जाते हैं या डरा करके अपराध करवा दिए जाते हैं। आप देखेंगे उग्रवाद जितने भी नक्सली एरिया में उसमें बहुत सारे बच्चों को घसीट लिया गया इस तरह, ठीक है ना, उनके गन पकड़ा देते हैं उनको, ठीक है। तो ये उनको ऐसे ऐसे कृत्यों से सुधारने के लिए बाल सुधार गृह बनाइए, और या फिर किशोर संरक्षण गृह आदि का निरीक्षण करो, जो बने उनका निरीक्षण करो कि भाई वहाँ वहाँ पे जाकर के बच्चे सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, कि वो अभी भी आपराधिक गतिविधियों से लिप्त है, और ऐसे उपचार हेतु सुझाव देना। तो ये प्रमुख कार्य रहे हैं आपके राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ये बता दिया, आपका राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम था, उसके अंतर्गत आयोग का गठन। अब जो हम दूसरा पढ़ेंगे वो मैंने आपको बोला कि वो मैं आपको पॉस्को पॉस्को का जो 2012 का अधिनियम है वो मैं आपको 2012 का अधिनियम पढ़ाऊंगा। उसके बाद इसी में 2020 में आपका पर्याप्त मात्रा में संशोधन हुआ, तो उसको भी हम देखेंगे। तो देखिए, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मतलब बच्चों का संरक्षण, काहे से सेक्सुअल ऑफेंस, मतलब उनके खिलाफ अगर कोई मतलब कि लैंगिक अपराध होता है तो उनके मतलब कि बच्चों, एक ऐसे समझिए कि बच्चों के तहत होने वाले जो भी यौन अपराध है उनको सुरक्षा के लिए ये कानून 2012 में बना था, ठीक है। तो देखिए, सबसे अगर हम इसकी बात करें तो ये इसकी विचारधारा अवधारणा कहाँ से उठती है, तो 1999 में एक साक्षी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। मतलब कि 1999 साक्षी बनाम भारत संघ का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि बालक और उनके यौन शोषण से निपटने के लिए जो आईपीसी है, क्योंकि 2012 में आईपीसी चल रही थी, आईपीसी पर्याप्त नहीं है। क्योंकि देखिए आईपीसी में क्या है ना, बच्चों के लिए जैसे आपने भाई 376 बलात्कार लगा दिया, छेड़छाड़ वाला लगा दिया, ठीक है ना, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे थे। अब आईपीसी आपकी 1860 की बनी थी, उस समय बच्चों का उतना ज़्यादा विकास डेवलपमेंट नहीं हुआ था, वो पे अभिभावक के संरक्षण में रहते थे 1860 की आईपीसी। तो फिर ये 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं भाई, आईपीसी में उल्लेखित प्रावधान वर्तमान समय की गतिविधि, वर्तमान समय में बच्चों को अपराध में रोकने के लिए अपर्याप्त है, आपको बच्चों के संरक्षण के लिए नया कानून बनाना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार प्रयास करे, ऐसा निर्देश दिया था, तब जाकर के सरकार ने, फिर बताइए 99 में निर्देश 13 साल लगे, फिर फलता फलता 2009 में पॉस्को अधिनियम बन गया था, जिसे 2012 में लागू कर दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद इसका उद्देश्य अगर देखें तो देखिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों, 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को यौन उत्पीड़न या अश्लील कार्यों से सुरक्षा। भाई उनको, उनके साथ कोई यौन उत्पीड़न ना कर सके, उनको कोई अश्लील चित्रण ना कर सके। जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको उनको फिर जैसे कि यौन कर्मी के रूप में काम करवाते हैं, तो ये सारी चीज़ों से संरक्षण के लिए यह कानून था। तो जब देखिए, जब 2012 में ये लागू किया गया था, ठीक है ना, तो ये इसमें बच्चा की उम्र 18 वर्ष रखी गई थी। लेकिन फिर बाद में मैं आपको बताया 2012 में ये आपका निर्भया कांड हो गया था, जिसके बाद फिर 2000 जब 20 में अमेंडमेंट किया गया तो फिर उसके अंतर्गत बच्चों की उम्र 16 साल कर दी गई है। हालांकि मैं अभी आपको आगे बताऊं, ठीक है। तो अभी जो 2012 का कानून है वो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मतलब कि यौन अपराध से संरक्षण देता है, ठीक है। अब इसके प्रावधान की अगर हम बात करें तो सीधा लिखा है, देखिए, और इसका प्रावधान अच्छे से समझिए। किसी विश्वास पात्र अधिकारी, अब किसी विश्वास पात्र अधिकारी मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है 18 साल से कम का, वो किसी अधिकारी के पास, डॉक्टर के पास गया, पुलिस के पास गया, जो कि विश्वास पात्र अधिकारी है, ठीक है ना, जज के पास गया, ठीक है, या फिर कोई निकटतम व्यक्ति। अब जैसे आपको मालूम है कि हमारे देश में जितने भी बाल अपराध होते हैं, बालों मतलब बच्चे जिसमें शिकार हो जाते हैं, बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा, और लड़कियों में सबसे ज़्यादा तो कोई उनके पास का होता है, पारिवारिक आस पड़ोस का होता है। तो इसलिए लिखा है निकटतम व्यक्ति। मतलब कि अब देखिए, जैसे आपसे बताइए, कोई विश्वास पात्र अधिकारी का मतलब है कि जैसे कोई भी मान लीजिए बच्चा, अब बच्चा किसके किसके संरक्षण में रहता है, भाई बच्चा माँ बाप के संरक्षण कोई दिखा, बच्चा स्कूल जाता है तो अपने टीचर के संरक्षण, जो कि उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, तो भाई टीचर से संरक्षण दे, या फिर कोई डॉक्टर हो गया, डॉक्टर से संरक्षण देने की, क्योंकि ये है जो कि बहुत क्लोज होते हैं बच्चों के, ठीक है ना। तो ये हो गया विश्वास पर। उसके बाद कोई निकटतम व्यक्ति, आपको मैं बताया कोई रिलेशन का हो, के द्वारा किए गए यौन अपराध को
अत्यंत संगीन की श्रेणी में रखकर सजा का, अब देखिए ये प्रावधान बहुत बढ़िया किया गया। ये एक्चुअली ऐसा है कि आप ये इसलिए प्रावधान किया गया कि जितने भी बाल अपराध है वो उनके कोई निकटतम द्वारा किया जा रहा है। तो आप सबसे पहले दूर वाला, तो जैसे मान लीजिए कि कोई सड़क में चल रहा है रैंडम, तो बहुत कम अपराध होते हैं। जितने भी ज्यादातर अपराध होते हैं वो प्री प्लान होते हैं। तो प्री प्लान व्यक्ति वही होगा जो उसके क्लोज कांटेक्ट में रहा होगा। तो इसलिए जो अगर अगर कोई मतलब कोई बच्चा है, अगर उसके कोई क्लोज द्वारा अपराध किया जाएगा वही अपराध, तो उसको संगीन अपराध की श्रेणी में रखेंगे, उसके लिए कठोर प्रावधान करेंगे, ठीक है ना, नॉन अवेलेबल भी रहता है। और अगर यही चीज कोई दूर वाला अचानक कर दिए तो उसको संगीन अपराध में नहीं रखा जाए। तो ये प्रावधान जो किया गया है ये काफी अच्छा है। उसके बाद अगला देखिए, दोषी व्यक्ति को, अब देखिए कोई जैसे मान लीजिए कोई बच्चा था, ठीक है, अब उसके खिलाफ कोई अपराध है, मान लीजिए कि कोई मान लीजिए कि कोई उसका पैर तोड़ने पैर तोड़ने वाला नहीं, ये तो सेक्सुअल है, तो एक तरह से मान लीजिए कोई सेक्सुअल अपराध कर रहा था, ठीक है ना, तो या डरा धमका के कोई मतलब कि सेक्सुअल फेवर लेना चाहता है, तो दोषी व्यक्ति, ठीक है। अब भले ही वह अपराध करने में सफल रहा हो, ये ऐसा करने वाला था, अपराध कर रहा था लेकिन नहीं कर पाया, माँ बाप आ गए या कोई कारणवश, ठीक है, तो ये मतलब कोई दोषी व्यक्ति भले ही वह अपराध करने में असफल रहा हो तो भी उसको सजा दी जाएगी, ठीक है ना। और अपराध में, अब देखिए अपराध में अभिप्रेरणा और सहयोगी को भी सजा। अब आप देखेंगे खासकर कि जैसे आप मान लीजिएगा कि जैसे कोई मतलब कि लड़की है, कोई मान लीजिए कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की है, ठीक है ना, तो ज्यादातर समाज में क्या है ना कि अभिप्रेरक अभिप्रेरक मतलब होता है कि जो किसी को अपराध करने के लिए उकसाता है कि भाई देख रहे वो जा रही है, वो ऐसा है ना, खूब बोला जाता है। तो जो अभिप्रेरक हो, जो अपराध करने के लिए उसका आएगा, या फिर अपराध में जो सहभागी होगा, ये सहयोगी लिखा है, मतलब कि 2-3 लोग मिल करके करेंगे, ठीक है ना। तो ये अभिप्रेरक को भी और सहयोगी, इनको भी सजा का प्रावधान दिया गया है इसमें, ठीक है, तो ये याद रखिए। उसके बाद है यौन उद्देश्य से बच्चों का व्यापार को भी यौन अपराध की श्रेणी। अब जैसे यौन यौन उद्देश्य, आपको मालूम है कि जैसे कि जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको यौन कर्मी के रूप में काम करवाते हैं, ठीक है। तो इसके उद्देश्य से अगर अगर कोई इनका व्यापार करेगा, जैसे मान लीजिए कि विदेशों में या दूसरे राज्यों में हुआ कि भाई लड़कियों का मतलब कि वहाँ पे जैसे कि जो भी आपका मतलब कि रेड लाइट एरिया होती है, यहाँ सब में लड़कियों को यौन कर्मी के रूप में काम करवाने के लिए बाहर से लड़कियां खरीदी जाती हैं, या बाहर से लड़कियों को किडनैप करके ले आ लेते हैं, या बहला फुसला कर ले आ देते हैं, फिर उनको वहाँ पे एक तो ऐसे कोठरी में काम करवाए जाते हैं। तो उनको वो मतलब अगर अगर आप यौन मतलब यौन कर्मी के रूप में अगर आप लड़कियों की खरीद बिक्री या बच्चों की खरीद बिक्री करेंगे, लड़कियों की नहीं दोनों की खरीद बिक्री, तो उसको भी यौन अपराध ही माना जाएगा। तो ये बोलता है। उसके बाद है कि उपयुक्त तीनों प्रकार के अपराधों के लिए 3 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा दी। देखिए 3 वर्ष से आजीवन कारावास की जो सजा है, ये पॉस्को अधिनियम 2012 के अंतर्गत है, लेकिन 20 अमेंडमेंट हुआ, तो अमेंडमेंट में तो ये तक बोल दिया कि मृत्युदंड भी दे दो, ठीक है ना। इसीलिए आप निर्भया वाली में देखेंगे कि मृत्युदंड भी मिला होगा, तो ठीक है। तो ये थे आपके प्रमुख प्रावधान जो कि 2012 के पॉस्को अधिनियम में था। अब जो इसका थोड़ा और है और देख लेते हैं। तो देखिए आगे है अत्यंत गंभीर यौन उत्पीड़न से संदर्भ में दोषी को अपने, हाँ, दोषी को निर्दोष सिद्ध करने का दायित्व। अब जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि किसी बच्चे के साथ किसी ने यौन अपराध किया, ठीक है ना, बच्चे ने शिकायत कर दी कि फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ यौन अपराध किया। अब अपराध करने के बाद अगर जिसके ऊपर आरोप लगा है, जो दोषी है, वो अगर नहीं किया है, तो जिसको कहते हैं कि दोष सिद्ध करने का अधिकार दोषी पर जाएगा, तो वो निर्दोष सिद्ध करने का, जिसको हम कहते हैं कि पार्डन कहते हैं, तो पार्डन का जो भार है वो दोषी पर जाएगा, ठीक है ना। जिसके ऊपर पीड़ित पे नहीं जाता है, वो उसके ऊपर, जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है उसके ऊपर जाता है। तो यही बोलता है कि अत्यंत गंभीर यौन उत्पीड़न के संदर्भ में दोषी पर अपने को निर्दोष सिद्ध, मतलब जिसके ऊपर दोष लगा वही अपने को निर्दोष सिद्ध करने का सिद्धांत को यहाँ पे लगाया गया है, जो कि और अन्य केसों में नहीं होता है। आप समझ गए ना ये। तो उसके बाद है स्पेशल कोर्ट और स्पीडी ट्रायल का प्रावधान, तो ये आपको मालूम है। उसके बाद है न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर बच्चों के हित को सर्वाधिक महत्व दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद है बच्चों को मित्रवत जांच प्रक्रिया। अब सही बात है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 18 वर्ष से कम है मतलब 15-16 साल के बच्चे हैं, तो अब इनको आप बहुत गंभीर मतलब कि डरा धमका कर ना करें, बड़े मित्रता, बड़े प्रेम व्यवहार से अगर उनके साथ बहला फुसला करके, दोस्ती करके आप इनके साथ ये करेंगे, ताकि इनके मन में ना बैठे गलत चीज, गलत समाज को गलत अवधारणा लेकर के, ठीक है ना। तो ये वही बोला कि बच्चों से मित्रवत जांच प्रक्रिया करिए, सबूत की रिकॉर्डिंग और अपराध के ट्रायल की सुविधा ले सकते। उसके बाद है मीडिया पर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मीडिया पर यह प्रतिबंध लगाया गया कि वह न्यायालय की अनुमति के बिना बच्चे की पहचान को सार्वजनिक नहीं करेगा। ये बहुत अच्छा है, जैसे बच्चे लोग क्या होता है ना, और ये खास करके आता है कि
भाई किसी के साथ एक तो अपराध हो गया, ठीक है, किसी बच्चे के साथ अपराध है, उसके बाद आप उसकी न्यूज़ टीवी में चला, तो वो बेचारा मानसिक प्रताड़ित हो जाएगा, वो उसको फिर हर कहीं समाज, स्कूल जाएगा, कहीं भी जाएगा, बाजार जाएगा, तो सब बहुत निम्न निगाहों से देखेंगे। तो ये बोला है कि सीधी सी बात है कि मीडिया और यहाँ तक भी प्रावधान है कि आप उसके उसके सही, आपको तो पहली बात तो उसको पहचान नहीं बना, उसके बाद है आप उसके सही नाम से भी नहीं पुकारेंगे, आपको कोई काल्पनिक नाम, जैसे निर्भया वाले कांड में जो लड़की जो शिकार हुई थी यौन उत्पीड़न का, उसमें उसका नाम निर्भया असली नाम नहीं है, कोई और नाम था, ये निर्भया तो काल्पनिक नाम है, आप समझ रहे हैं। तो ये अच्छा प्रावधान है कि मीडिया को यह प्रतिबंध लगाए कि आप उसकी पहचान को सार्वजनिक नहीं करेंगे बिना न्यायालय की अनुमति के, उसके बाद न्यायालय अनुमति देगा नहीं, ठीक है। उसके बाद है बच्चों को राहत और पुनर्वास की प्रावधान, ठीक है। उसके बाद है इस अधिनियम के बारे में प्रचार प्रसार की जागरूकता फैलाओ, ठीक है। फिर इस अधिनियम के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षक की जिम्मेदार, अब देखिए 2012 का मैं बताया ना कि क्या होता है, जैसे कोई अधिनियम बनता है, ठीक है, अब अधिनियम बना दी संसद ने, भैया राज्य विधानमंडल संसद अधिनियम बना दिया, फुर्सत हो गई, वो एमएलए ने कानून पारित किया, फिर वो एमएलए रहते नहीं तो किसी एक बॉडी बनाई जाती जो कि उस अधिनियम का क्रियान्वयन करती। क्रियान्वयन का मतलब होता है कि वो अधिनियम के उद्देश्य समाज में लागू हो रहे, जिनके लिए बनाया उनको लाभ हो रहा है कि नहीं। तो ये जो पॉस्को अधिनियम है, इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी की कहीं अगर गलत हो रहा है, अपराध हो रहा है, या वो जो अब प्रावधान अधिनियम में दिए गए हैं उस प्रावधान के अकॉर्डिंग आगे के कार्यक्रम नीति बन रही है, या फिर कोई बच्चे ने शिकायत की और उस प्रावधान के अंतर्गत नहीं कार्रवाई की गई, तो इसके लिए जो इस प्रावधान के मतलब कि क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी की दी गई है वो वही राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को दी गई है, और राज्य में राज्य बाल संरक्षण आयोग जो कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत बना था, ठीक है ना। तो ये आपके प्रावधान थे। अब इसके बाद मैंने बताया कि पॉस्को अधिनियम में अमेंडमेंट किया गया 2020 में, तो थोड़ा अमेंडमेंट देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या अमेंडमेंट की कहाँ से ये कहानी शुरू होती थी, देखिए ये क्या एक्चुअली हुआ क्या था कि 2018 में मद्रास हाईकोर्ट, ठीक है, 2018 में मद्रास हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि 16 वर्ष की आयु के बाद सहमति से, याद रखिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट, कंसल्ट होना चाहिए, कंसल्ट, ठीक है। अगर 16 वर्ष की आयु के बाद सहमति से यौन संबंध या शारीरिक संबंध इस प्रकार के अन्य कृत्यों को पॉस्को अधिनियम के बाहर रख देना चाहिए, मतलब कि ये अब हो गया, जिसको हम लोग वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव बोलते हैं, कि अगर कोई भी मतलब व्यक्ति जो 16 वर्ष से अधिक, ये सुझाव दे रहा भी है मतलब मद्रास हाईकोर्ट, कि 16 वर्ष से अधिक है, अगर वो कंसर्ट के साथ अपना अगर फिजिकल रिलेशन करना चाहते हैं, तो फिर उसको पॉस्को अधिनियम के तहत अपराध न माना जाए, उसको बाहर कर दिया जाए, पर यहाँ पे कंसर्न सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सभी जिलों में बाल यौन शोषण के मुकदमे हेतु विशेष अदालत का गठन करना। ये दो जो सिफारिश है, ये दो निर्देश हैं, ये निर्देश आपके मद्रास हाईकोर्ट ने दिए थे, कब दिए थे, 2018 को, ठीक है। फिर इस निर्देश को ध्यान में रखते हुए फिर सरकार ने 2020 में पॉस्को अधिनियम में संशोधन अमेंडमेंट लाया। अब ये क्या बोलता है, देखिए अमेंडमेंट क्या बोलता है, ठीक है। पहला बोलता है कि 12 वर्ष तक के गंभीर यौन उत्पीड़न करने वाले को मृत्युदंड एवं नाबालिगों के खिलाफ अन्य अपराध के लिए कठोर दंड। अब देखिए सीधा सा क्लियर कट बोल दिया कि अगर 12 साल से नीचे का कोई भी बच्चा है, कोई भी बच्चा, लड़की नहीं कोई भी बच्चा, लड़का लड़की दोनों, 12 साल से नीचे का अगर बच्चा है उसके खिलाफ अगर यहाँ पे लिखा है गंभीर यौन उत्पीड़न होगा, ठीक है ना, गंभीर यौन उत्पीड़न होगा, सीधे आप उसको फांसी दे दो, समझ गए। मतलब 12 वर्ष से नीचे है डायरेक्ट फांसी, जो कि मैंने आपको पहले बताया ना, पहले जो है 2012 का जो पॉस्को अधिनियम था उसमें 3 वर्ष से लेकर के आपके आजीवन कारावास तक का प्रावधान था, लेकिन ये अमेंडमेंट में कहा गया कि नहीं, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ अगर अपराध हुआ है, यौन शोषण हुआ है, सीधे आप उसको फांसी में मृत्यु दंड दो, और नाबालिग के साथ हुआ है तो फिर वो उसको कठोर दंड, मतलब जिस प्रकार का फिर नाबालिग मतलब 12 वर्ष से आगे हुआ है तो फिर उसके हिसाब से कठोर प्रावधान किया। फिर देखिए पॉस्को संशोधन 2012 में, देखिए बाल पोर्नोग्राफी पर लगाम लगाने के लिए कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान। मतलब कि जैसे बाल पोर्नोग्राफी, आपको मालूम है कि अब आपको मालूम है कि जो हमारे यहाँ का पोर्नोग्राफी उसका तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉमर्शलाइजेशन हो गया है, एक तो पूरी इंडस्ट्री काम करती है ये आपके पोर्नोग्राफी पे। तो जो बाल पोर्नोग्राफी की बच्चे, क्या शुरू बच्चे रहते हैं 10-12 साल का, कोई थोड़ी ना जानता है कि ये चीजें गलत है, क्या करना है उसके जीवन के लिए, क्या सही है, तो उसको ना जबरदस्ती ना घुसेड़ा जाए, या फिर पोर्नोग्राफी समाज को दूषित कर रही है तो उसको रोकने के लिए ये कहा है कि सीधे से बाल पोर्नोग्राफी पर कठोर सजा,
बाल पोर्नोग्राफी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ये और जुर्माने। उसके बाद है व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत बच्चों की शारीरिक सुरक्षा, याद रखिएगा शारीरिक सुरक्षा, ठीक है ना। व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत बच्चों की शारीरिक और ऑनलाइन मंचों पे उनकी पहचान संबंधी सुरक्षा के उपाय भावनात्मक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर। अब देखिए क्या होता है ना कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, अब बच्चों बच्चों को मालूम है कि आपको ये थोड़ा भावनात्मक इमोशनल होते हैं बच्चे, थोड़ा इनका मतलब कि बहुत जल्दी से इमोशनल हो जाते हैं। तो कोई भी कंटेंट ऑनलाइन मंचों पर या उनकी पहचान से संबंधित या बच्चों से जुड़ी कोई भी कंटेंट हो तो उसका आपको सुरक्षित उपयोग करना है। मतलब ऐसे उनकी भावनाओं पे कोई ऐसा आप मतलब कि कोई भी ऐसा कंटेंट आप नहीं दिखा सकते जो कि बच्चों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या उनको उन पर किसी प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़े, ठीक है। तो ये सीधा सा मतलब बोला है कि सुरक्षा और ऑनलाइन, ये ऑनलाइन मंच वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद है राज्य सरकारों को बाल उत्पीड़न के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का सिद्धांत, हालांकि ये तो लगा ही हुआ है ज्यादातर राज्यों में। जीरो जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है ये जो संविधान में, सॉरी, जो कानून में लिखा है उसके अलावा कोई सुनवाई अलग से नहीं होती, ठीक है। जीरो टॉलरेंस के आधार बाल संरक्षण नीति तैयार करने का निर्देश दिया गया। तो ये था दोस्तों आपके प्रमुख संशोधन, और भी बहुत संशोधन, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था जुवेनाइल एक्ट, ठीक है। अब जुवेनाइल एक्ट जो है आपका, ये देखिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये है, ये ऐसे बच्चों के लिए होता है जो आपको मालूम है कि जैसे मान लीजिए कि कोई है जो कि किसी बच्चे से अपराध करवा दिया, चोरी करवा दिया, मर्डर करवा दिया, कोई या फिर किसी और मतलब सेक्सुअल नहीं होना चाहिए। सेक्सुअल देखिए सेक्सुअल होगा बच्चा होगा, और सेक्सुअल अगर उसके साथ पीड़ित है तो वो फिर पॉस्को में आएगा। मान लीजिए कोई बच्चा है उसके साथ कोई सेक्सुअल अपराध हुआ, यौन अपराध हुआ, तो उसको हम मतलब कि पॉस्को में जो बच्चा है वो पीड़ित है, ठीक है, पीड़ित मतलब उसके उसके साथ अपराध हुआ है। लेकिन जो जुवेनाइल एक्ट है यहाँ बच्चों से अपराध हुआ है कि कोई बच्चा कर दिया है, हालांकि जैसे मान लीजिए कि आपके चोरी में ज्यादातर या फिर जैसे उग्र जैसे नक्सली एरिया है ना, तो वहाँ पे बच्चों को अपने उद्देश्यों को पूरा राज्य के खिलाफ कई सारे गतिविधियों में संलिप्त रखा जाता है। ये यहाँ तक कि आपको पाकिस्तान जैसे देशों में जो कि दुश्मन देश होते हैं ना, वो भी देश के बच्चों का उपयोग करते हैं अराजकता फैलाने में, अव्यवस्था फैलाने में, तो ये उनके लिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके जैसे कोई कोई मान लीजिए कि इसमें नॉर्मल है कि इसमें ज़्यादा अब बच्चे हैं, तो एक तो किशोर या आपके बाल सुधार गृहों का भी घर बनाया गया कि उनको थोड़ा वहाँ शिक्षा का भी प्रावधान दिया जाता है, कानून वगैरह की भी पढ़ाई की जाती है और नैतिक शिक्षा भी दिया जाता है। तो ये चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए, तो ये है जुवेनाइल जस्टिस मतलब किशोर न्याय अधिनियम, आपको जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015 में बनाया गया, इसको 2016 में लागू किया। अब देखिए यह अधिनियम बच्चों, अब देखिए बच्चों को दो श्रेणी में विभाजित करता है, ठीक है ना। एक पहली श्रेणी होगी जो 16 से 18 वर्ष की होगी, ठीक है, मतलब पहला 16 से 18 वर्ष, क्योंकि ये बच्चे बस 18 वर्ष के बाद तो भाई वो बालिग हो गया, अब अपने से निर्णय ले सकता है, ठीक है, उसको हम नहीं। लेकिन 16 से जो 18 वर्ष की टीनेजर्स होते हैं, इनको जिस तरह की संगति मिलती है वो उस तरह हो जाता है, अच्छी संगति मिलेगी, टॉपर बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, बहुत अच्छे देश में नाम कमाएंगे। गलत संगत मिल गई तो फिर गलत रास्ता चुन लेते हैं। दूसरी है जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे ऐसे होते हैं कि इनको आप लालच दे करके मतलब बहला फुसला करके आप इनको काम करवा लेंगे, वो तो नहीं, बुद्धि थोड़ा नहीं होती, ठीक है। तो उसके बाद है, तो ये दो श्रेणी में बांटा गया। अब देखिए यह अधिनियम जघन्य अपराध है में लिप्त 16 से 18 साल के बच्चों या किशोर पर वयस्क के समान मुकदमा चलाने का। अब जैसे आपका जैसे मान लीजिए कि 16 से 18 वर्ष का कोई बच्चा है, अब वो उसी ने कोई अपराध कर दिया, ठीक है, अब ये टीनेजर्स है, लेकिन 16 से 18 साल तक में बच्चे, मतलब आप ये समझिए कि 16 से 18 मतलब 10वीं से 12वीं बढ़ रहा है, अब 10वीं 12वीं तक बच्चा पढ़ा लिखा हो जाता है, 12वीं है, हाई स्कूल पास कर लेता है, ठीक है। अब जैसे पुलिस वुलिस की भर्ती होती है तो 10वीं पास उसमें आपका एलिजिबिलिटी मांगा गया है, ठीक है। तो फिर भी 16 से 18 साल तक के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं और उनको समाज की दुनिया की समझ हो जाती है लगभग वाली। तो अगर वो जघन्य अपराध करते हैं तो उनके साथ भाई जो नॉर्मल व्यक्ति के साथ जो प्रक्रिया कानून अपनाएंगे उसी वयस्क के समान मुकदमा चलाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक जिले में एक या अधिक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन किया गया है, प्रावधान जिसमें एक मजिस्ट्रेट रहेगा, दो सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जिसमें एक महिला होना जरूरी है क्योंकि महिला थोड़ा रहते हैं तो वो कनेक्ट कर पाती है बच्चों से, हालांकि पुरुष भी कर लेते हैं, पर महिला रहेगा तो थोड़ा बच्चे सहज रहेंगे, तो ये वाले प्रावधान है। उसके बाद है कि 16 से 18 वर्ष के किशोर के अपराध की जांच जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा की जाएगी। अब इसमें इसलिए किया गया ताकि पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि आपको मालूम है पुलिस थोड़ा फिर
मतलब थर्ड डिग्री टॉर्चर वगैरह सिस्टम हो जाता है पुलिस का, तो इसलिए मतलब थोड़ा सा इसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का है, जिसमें आपको मालूम है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एक न्यायाधीश रहेगा, 2 सामाजिक कार्यकर्ता महिला भी है, तो थोड़ा मतलब कि लचीला करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, ठीक है, तो ये वाली के द्वारा की जाएगी। तो मतलब कि अगर 16 से 18 वर्ष के द्वारा बच्चों से कोई अपराध हो गया, किशोर से कोई अपराध हो गया, तो उसकी जो जांच करेगा वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करेगा, पुलिस नहीं करेगी, ठीक है। फिर जांच के बाद निर्धारित किया गया कि किशोर अपराध को पुनर्वास हेतु भेजा जाए। अब देखिए जांच के बाद जैसे मान लीजिए कोई 16 साल 17 साल का बच्चा है, अब भैया वो मान लीजिए कि चोरी वोरी कर लिया, ठीक है, अब चोरी वोरी कर लिया, तो फिर वो उसकी जांच की जाएगी कि मान लीजिए कि चोरी इसलिए की है कि भैया उसको जरूरत है, कोई बीमार है उसके घर में, या फिर इसलिए चोरी कर लिया कि भाई वो भूखे मर जाता। अब उसके पास दो ही रास्ता था कि चोरी करके खाना खा ले या फिर भूखे मर जाते। जब इस तरह की कंडीशन हो जाती है ना, तो फिर तो ये राज्य का दोष है ना, कि भाई राज्य बना है और ये इतना भी वो राज्य काबिल नहीं है कि वो अपने बच्चों को खाना दे सके, तो ये तो फिर राज्य की फेलियर हो जाता है ना। तो इस तरह फिर जुवेनाइल जस्टिस वो भाई देख ले कि भाई नहीं यार, उसको पुनर्वास की, अब जैसे उसके पास खाने को नहीं है, कोई और समस्या है, तो भाई उसको पुनर्वास में रखो, सरकार के संरक्षण रखो, उसकी शिक्षा होगी, खाना पीना सब बेहतर पोषण होगा। और अगर लगा कि नहीं यार ये आपराधिक गतिविधि के चलते कर दिया, आपराधिक माइंडसेट का है, तो फिर भाई उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। तो ये प्रावधान रहे हैं। तो ये आपका जुवेनाइल पॉस्को जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम जो एक्ट आपका 2015 इसके अंतर्गत प्रावधान थे। अब चलिए देखते हैं इसमें आपके नीतिगत प्रयास। तो देखिए नीतिगत प्रयास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रीय बाल नीति 2013 आई है, ठीक है। अब इसके अगर थोड़ा सा हम आगे की कहानी देखें तो देखिए राष्ट्रीय बाल नीति जो सब पहली मतलब पहले जो बाल नीति थी 1974 में, तो उस 74 में बच्चों को सर्वोच्च महत्व की संपत्ति घोषित किया गया था और उनकी जरूरत पर केंद्रित कल्याणकारी दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा, ठीक है। ये पहले की बात बताता है ये वाली। और अभी वाली फिर क्या कहता है कि बच्चों के निरंतर उभरती चुनौती और यूएनओ में आया यूएन कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट आपको बताया है कि आधारिक दृष्टिकोण, अब ये 74 की है, ठीक है। उसके बाद यूएनओ ने जो कन्वेंशन पारित किया इसमें नए प्रावधान डाले, तो हमें फिर 74 के बाद यूएनओ के कानूनों को अपने देश की नीति में जोड़ने के लिए एक नई नीति की जरूरत थी, जिसके कारण हमें 2013 की नीति, हालांकि बड़ा समय लग गया पर करना पड़ा ऐसा, ठीक है। समय ये लिखा हुआ है आधारित यूएनओ, देखो यूएनए कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट के अधिकारों के आधारित दृष्टिकोण के साथ समायोजित मतलब रजिस्टर करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल नीति 2013 को अपनाया गया, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय बाल नीति वही नेशनल पॉलिसी ऑफ चाइल्ड 2013 को की प्रस्तावना में क्या कहता है, अब देखिए ये प्रस्तावना के पॉइंट है पर ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये कहता है कि 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बच्चा होगा और जिसके अपने मानवाधिकार मतलब होते हैं कि जो मानव होने के नाते उसके अधिकार होने चाहिए, वो मानव अधिकार होते हैं। तो इसमें बोला कि इस मतलब इसमें परिभाषा बता दी कि बच्चा कौन है, जो 18 वर्ष से कम आयु का। उसके बाद है बचपन जीवन का अभिन्न अंग होगा, जिसकी अपनी कीमत, सही बात है। अगर एक व्यक्ति को बचपन नहीं मिला तो फिर मतलब एक बहुत जीवन के बहुत महत्वपूर्ण अंग से वो खो देता है, और खासकर गरीब बच्चों को ये नहीं मिल पाता है। फिर आगे लिखा है बच्चों का समूह समरूप नहीं होता, कि मतलब बच्चे एक जैसे नहीं होते भाई, उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, तो जिस हिसाब से बच्चा होगा उसी हिसाब से आपको उस कार्य योजना बनानी होगी, ठीक है। अब जैसे जनजाति बच्चा है तो भाई जनजाति बच्चों के लिए अलग कर, गाँव का बच्चा है गाँव के बच्चों के लिए अलग बनाइए, शहर का बच्चा शहर के लिए अलग बनाइए, तो यही कहता है। फिर है बच्चों के विकास हेतु एक, देखिए बच्चों के विकास हेतु एक दीर्घकालीन होना चाहिए, सतत होना चाहिए, बहुक्षेत्रीय होना चाहिए, एकीकृत और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता या आवश्यक है। तो ये थे आपके 2013 का जो बाल नीति है वो है। आपको मेन इसमें दो चीज आप रखेंगे कि राष्ट्रीय बाल नीति कब की है, 2013 की अभी वाली, उसके पहले कब की थी, 1974 की थी, और यूनेस्को बाल कन्वेंशन 1989 का है, और जो आपकी 2013 वो बाल बच्चों का 18 वर्ष की कम आयु से मानता है, ठीक। चलिए अब अगर हम योजनागत आपके प्रयास देख रहे हैं, देखिए योजनागत प्रयास का मतलब है कि कौन कौन सी योजनाएं सरकार द्वारा बच्चों के उत्थान के लिए, बच्चों के विकास के लिए बनाई जा रही है, ठीक है। तो योजनागत प्रयास में आपको इसको डिटेल करने की जरूरत नहीं है इतनी। और तो देखिए सबसे पहले समन्वित बाल विकास सेवा योजना, ये 1995 में, इसको हम लोग बोलते हैं ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये 1995 में सबसे पहले मतलब बच्चों का समन्वित विकास करने, सर्वांगीण विकास से जुड़ी थी, ठीक है। अब इसके तहत कई सारी योजनाएं चलेंगी, ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, ठीक है। अब समन्वित है, ये एकीकृत, ये इंटीग्रेटेड है ना, इंटीग्रेटेड का मतलब है कि इसको हम अम्ब्रेला योजना कह देते हैं, और इसके अंतर्गत कई सारी योजनाएं चलाई जाती है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कौन पहला है आंगनवाड़ी बाल सेवा। अब आपको मालूम है कि छोटे
छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी होती है, देख रेख के लिए आंगनवाड़ी व्यवस्था, जैसे कि उनके पोषण वोषण से जुड़ी और प्ले स्कूल टाइप है, ठीक है। फिर है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, फिर है राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, पोषण अभियान, किशोरों के लिए योजना और बाल संरक्षण योजना, ये इसके अंतर्गत थी, ICDS 1995 की। उसके अलावा आगे देखें तो फिर ये आपका समन्वित बाल संरक्षण योजना 2010 में लॉन्च की गई। उसके बाद है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 का आ गया, और है राष्ट्रीय पोषण मिशन, ये 2018 में ये बच्चों के पोषण संबंध से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो ये थे आपके ना। अब अगर अन्य की देख ली जो अभी समय की जो इंपॉर्टेंट है, जो चल रही, तो पहले मध्याह्न भोजन 1995। तो आपको मालूम है कि भाई मध्याह्न भोजन जो बच्चे स्कूल जाते हैं आपके मतलब कि जो 8वीं तक बच्चे स्कूल जाते हैं, सरकारी स्कूल में जाते हैं, उनको मध्याह्न दोपहर का भोजन वहीं स्कूल में उपलब्ध कराया जाता है। ये 1995 से चल रही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इसको आप डेट तो याद ही रख लीजिएगा। उसके बाद है सर्व शिक्षा अभियान 2001। अब ये आपको मालूम है 2001 में लॉन्च किया गया था। हालांकि अभी फिर से इसको लगता है 24 अप्रैल 2024 में लॉन्च किया गया है। सर्व शिक्षा मतलब सभी के लिए शिक्षा। तो ये बहुत उस समय चला था कि सभी बच्चे रहेंगे, सब स्कूल जाएंगे। तो फिर है किशोरी शक्ति योजना 2007, फिर धन लक्ष्मी योजना 2008 के लिए, फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में, की बच्चों के मतलब कि ये था कि जो माध्यमिक स्कूल होता है उसमें ड्रॉप आउट रेट को कम करने, एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए था। फिर संबल योजना 2000, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये आपकी आई 2015 में, मतलब बालिकाओं में शिक्षा साक्षरता बढ़ाने के लिए, शिक्षा प्रोत्साहन के लिए। फिर सुकन्या समृद्धि योजना 2000, फिर किशोरी हेतु पोषण कार्यक्रम, बहुत सारे ये चलाए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा ये बच्चों वाला जो वनरेबल सेक्शन था, जो कमजोर वर्ग है आपका बच्चों वाला, वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।